अभी तो मैं अपनी बात को कह भी नहीं पा रहा हूँ। इतना अन्याय, इतना दर्द लेके आजम भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे अन्याय के समय में भी मैं चुप रहता और अपने ही काम में लगा रहता तो मुझसे बहुत बड़ा जो है अपराध हो जाता। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि जब मैंने इस आंदोलन में को मैंने ज्वाइन किया अन्याय के खिलाफ लड़ने के, तो मैंने इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ खुद से ये तय किया था कि जहाँ कहीं जुल्म जाति अन्य अत्याचार होगा मैं वहाँ लड़ूंगा। और अब मैं समझता हूँ कि आज अगर मुल्क में सबसे ज़्यादा मेरी कहीं ज़रूरत है तो आज रामपुर में। क्या आपके आने से बसपा का वोट बैंक जुड़ेगा यहाँ पर समाजवादी साहब के साथ? मैं समझता हूँ कि लोग इस अन्याय को देख रहे हैं और वो खुद जो हैं इस अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाएं, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस हत्या की वजह से ये जो डर का माहौल बना गया, लोग चुप हैं। जिस CBI ED इनकम टैक्स से जो है सरकार डराती है, उनमें से कोई भी एक भी हथियार मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। तो मेरी आवाज़ कत्ल करके दबाई जा सकती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि लोगों की जो उम्मीद कमज़ोर पड़ गई है, जो डर का माहौल बहनों में बना है, मैं उनको विश्वास दिलाऊँ कि ये डर का माहौल सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि आप अपनी वोट का प्रयोग ना कर पाओ। अच्छा आज़ाद जी, आपका टाई अप जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी है और आजम खान से आज आपने मुलाकात की है। क्या कोई ऐसा तीसरा मोर्चा बन सकता है जिसमें ओवैसी और आजम का साथ आए? अब ये आप जो है उनसे पूछ लीजिएगा। मैं तो मोर्चे के नहीं, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ। आपने जिस भय की उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, वोट अगर व्यक्ति वोट ही नहीं डाल पाएगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का? तो रामपुर में डेमोक्रेसी नहीं है, रामपुर में हिटलरशाही चल रही है और उस हिटलरशाही का जवाब हमने पहले भी दिया, कल भी दिया और आज भी देंगे। और रामपुर में मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि उनका वोटिंग परसेंटेज इतना हो कि इनका झूठ और इनकी जो धोखाधड़ी वो भी इस जीत को कमज़ोर ना कर पाए। ये जीत सुनिश्चित हो और जो जनता का विश्वास है, जिसका वोट उसकी सत्ता, उसका राज, जिसकी वोट उसके मूल्य, उसके उद्देश्य, उसके सपने, उस पर हम लोग एक अच्छा जो है काम कर पाएँ। इसलिए मैं आज जो है रामपुर में। आपकी 1 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पे बात हुई है आपकी आजम खान से? अभी तो बस मैं उनका दर्द ही सुन रहा था और यहाँ के हालात, क्योंकि मैं वहाँ से आगे कुछ भी कह देता तो शायद वो बेईमानी होती। जो मैंने यहाँ जाना विद एविडेंस, तो एहसास होता है कि हम आज़ाद भारत में नहीं। क्या एविडेंस? उनका अपराध ये है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बना दी। नहीं, उल्लेख कीजिए, करिए आपने क्या किया, जैसे जो जुर्म की बात कर रहे हैं। मैं रखूंगा अभी तो मैं जब अपने लोगों के बीच जाऊंगा, आप सुनना, मैं वो सब उनसे भी रखूंगा। आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो ना, आप हमें भी बात रखूंगा। आपका इतना लंबा चौड़ा बंद कमरे में आपकी दोनों की मुलाकात हुई, क्या मतलब दर्द ऐसा उन्होंने बयां किया? मैं 16 महीने निर्दोष होते हुए जेल में रहा। इलाज मांगने पे इलाज बंद कर दिया गया। दुख कह देता, परिवार के लोगों से मुलाकात बंद कर दी गई। एक सताया हुआ व्यक्ति जिनको आज सताया जा रहा है, बस उनसे उनका दुख जानने के लिए आया। वही बातें हुई, क्योंकि उनसे मेरे रिश्ते बड़े पुराने, उनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा। तो अभी तो मैंने उनका दुख जाना। मैं अपने लोगों के बीच में जाके अपील करूँगा कि जो लोकतंत्र जिस उद्देश्य से बना था, अब वो इस बार 5 तारीख को उसमें उस उम्मीद को बनाने में सफल है। बड़े दिग्गज नेता रामपुर में चंद्रशेखर जी, भाजपा के सारे मंत्री, कई मंत्री रामपुर में डेरा डाले हुए हैं, बार बार लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान साहब अकेले प्रचार कर रहे थे, अब आकर के थोड़ा सा आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? मैं यही कहूँगा, अगर उन्होंने काम किए होते तो शायद डेरा ना डालना पड़ता, क्योंकि उन्होंने नफरत को ही बांटा, उन्होंने नफरत ही लोगों को दी है परोस के। उन्होंने रोजगार मांगने पे नौजवानों को लाठियों से पीटा। किसानों ने जब अपने लिए अधिकार के लिए आंदोलन किया तो उनको नक्सली, खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या अपमानित किया, लाठियाँ बजाई, कीले लगा दी। जब महिलाएं अधिकारों के लिए सड़कों पे आती हैं, आंगनबाड़ी हो या आशा की बहनें, तो लाठियाँ बजती हैं। आपके आने से बहुजन बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है, कोई बोलेगा नहीं। देश के प्राइम मिनिस्टर खुल के झूठ बोलते हैं, उनके मुख्यमंत्री खुल के झूठ बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो जनता के दिल में हैं, जनता का वोट इस बात का फैसला करेगा कि ये मंत्री बड़े हैं या जनता की ताकत बड़ी है। आपके आने से बहुजन का वोट बैंक क्या बढ़ेगा इसमें? आजम खान के पुराने साथियों ने आजम खान को इस नाजुक वक्त में छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, या ये पुलिस का डर है या ये अपना मुफाज है? आपने देखा नहीं
शिवपाल जी, कल ही तो परिवार एकजुट हुआ, सीबीआई की जांच भी शुरू हुई, सुरक्षा भी हट गई और अब बंगला के हटाने के भी ऑर्डर आ गए। ये सब बातें स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। आपके आने से बहुजन का वोट बैंक कितने प्रतिशत इसमें बदल सकता है समाज? मैं ये जानता हूँ कि मैं अपना काम करूँगा, जनता को तय करना है कि इस नाउम्मीदी के समय जो नाउम्मीदी बनाई जा रही है फ्लैग मार्च करके, अन्याय करके, उनको अपनी उम्मीदों को कैसे बना के रखना है, उनको सच्चे लोकतंत्र कैसे बचाना, जहाँ वोट से तय होता है कि ताकत किसको मिलेगी। मैं अपना काम कर। अच्छा चंद्रशेखर जी, अभी तक दलित वोट मायावती जी के साथ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दलित वोट जिसको आप कह रहे हैं वो वोट नहीं है, वो लोग हैं और वो हमेशा भारतीय संविधान के साथ खड़े रहे। तो क्या चंद्रशेखर आज जी संविधान बचाने की लड़ाई, क्या मायावती आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, क्या मायावती जी मैंने के क्या वोट कहा? वही वोट पहले कांग्रेस को भी जाता रहा है, वही वोट जनता दल को भी गया। जब भी इस देश में किसने तानाशाही की, इस वोट ने अपनी जिम्मेदारी अदा करके और जवाब दिया। तानाशाह को, बादशाह को उन्होंने जवाब दिया कि हम इस आज़ाद भारत में गुलाम नहीं। और इस बार भी आप देखना, चाहे खतौली का फैसला हो, चाहे रामपुर का और चाहे मैनपुरी का, और निर्णायक हैं हम लोग और हमें निर्णय लेना आता है। हम फिर लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने को वोट करेंगे। इलेक्शन से काफ़ी मायूस हैं, यहाँ तक कि उन्होंने आपको मना भी किया था, बावजूद इसके प्रचार करने आए हैं आप। वो नाउम्मीद इसलिए है कि यहाँ सत्ता के लोग दमन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि मुझे भी कोई आँच आए, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और ना ही मेरी इच्छा है कुछ बनने की। मेरी एक इच्छा है कि देश के लोगों की उम्मीद जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे। बाबा साहब ने जिन सपनों के आधार पर अपना जीवन कुर्बान करके भारत का संविधान लिखा, उसके मूल्य उद्देश्य जिंदा रहें। और जिस तरह बीजेपी उसको बर्बाद करने का काम, सारी सरकारी सिस्टम को बेच रही है पूंजीपतियों को। मजदूर जो है भुखमरी कगार पे हैं, गरीब भुखमरी कगार पे हैं। तो ऐसे में उनका बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने एहसास को, अपने जज्बात को लोगों तक पहुंचाऊं और लड़ाई को मजबूत करूं। मैं यहाँ उनके बुलाने पे नहीं, अपने ज़मीर की गवाही देने के लिए आया हूँ कि अगर अन्याय होगा तो चंद्रशेखर चुप नहीं होगा। मैंने इसी वादे के साथ आंदोलन शुरू किया था और मेरा ज़मीर जिंदा है। ना मैं सीबीआई से डरता, ना ईडी से, ना इनकम टैक्स से। मैंने पहले भी कहा था कि अब मेरा कत्ल ही जो है इस लड़ाई से मुझे रोक सकता है। सरकार मेरा कत्ल करा दे वरना मेरे लोग जवाब दें। दो पैर में कोई नहीं गिरता, आराम से दो आराम से भाई, दो बाइक खड़ी हुई छोड़ भैया, पीछे भी देख के, पीछे भी देख के। चलो भैया, चलो आगे चलो भैया, भैया चलो ना भैया, चलो भैया रास्ता में ना। साइड से जाओ, साइड से। सामान्य साथियों पीछे हट जाओ। अरे भैया थोड़ा साइड से। जी चंद्रशेखर भाई, अरे ये हाथ